बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ ऐसे मेथड्स, कुछ और डिवाइसेस देखेंगे कीबोर्ड से हट के कि इनपुट और किन किन तरीकों से सिस्टम में की जा सकती है। डिवाइस फॉर हैंड, पेन बेस्ड इनपुट। पेन बेस्ड इनपुट इस तरह की इनपुट्स होती हैं या इस तरह की डिवाइसेस के लिए इनपुट्स होती हैं जिनकी स्क्रीन्स पे आप पेन या स्टाइलस से राइट करते हैं, पॉइंट करते हैं, उस पे लिखते हैं। कोई सिलेक्शन परफॉर्म करनी हो तो इस तरीके से हम इसके थ्रू कर सकते हैं, जैसे पिक्चर में भी आपको दिख रहा है। इसके लिए ये टैबलेट्स पे भी यूज़ किए जाते हैं। कोई पीडीए भी इस हवाले से हो सकता है जो कि आप जिसको ऑपरेट करें विद द हेल्प ऑफ पेन। और समटाइम्स इस तरीके से भी होता है कि आप प्रेस करते हैं कोई एक बटन तो एक स्क्रीन के अंदर ही एक कीबोर्ड जो है वो डिस्प्ले हो जाता है और आप इस पेन की मदद से उसको जो है राइट कर सकते हैं। या कुछ केसेस में सिंपल इस पेन से आप राइट करते जाएं तो वो इनपुट जो है सिस्टम के अंदर जाती रहती है। तो ये इस किस्म की इनपुट डिवाइस है जो कि किसी पेन हैंड बेस्ड कोई भी डिवाइस जिसको आप पकड़ कर आप उसमें इनपुट जो है विद द हेल्प ऑफ पेन एंटर कर सके। नेक्स्ट हमारे पास जो डिवाइस हम डिस्कस करेंगे वो टच स्क्रीन है। टच स्क्रीन से आप सब अब वाकिफ हैं कि टच स्क्रीन पे की हेल्प से हम पॉइंट करते हैं अपनी फिंगर से किसी भी चीज़ को और हम उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं। हमारे मोबाइल्स टच फोन हैं, हमारे सिस्टम्स लैपटॉप्स की स्क्रीन्स टच फोन टच स्क्रीन्स हैं। और ये क्या होता है, ये सेंसर्स एक्स वाई कोऑर्डिनेट के थ्रू ये डिटेक्ट करते हैं कि किस एरिया पे टच किया गया है, उसके अकॉर्डिंग जो भी परफॉर्म करना होता है एक्शंस को स्पेसिफिक वो परफॉर्म कर दिया जाता है। यूजली अगर इसको देखा जाए तो आप नॉर्मली आप बैंक्स में जाएं, आप किसी भी फ्रेंचाइज पे चले जाएं, जो अगर आप तो वहां पर आप नॉर्मली इस तरह की स्क्रीन्स वहां पर होती हैं। इवन आप किसी फूड चेन चले जाएं तो इस तरह की स्क्रीन्स हमारे सामने होती हैं जिसमें से हम अपनी पसंद का कोई मेन्यू डिस्प्ले हो रहा होता है, हम उसमें से सिलेक्ट करते हैं और कोई इनपुट स्लिप की फॉर्म में जो है हमारे हाथ में आ जाती है और हम फिर नेक्स्ट काउंटर पे मूव कर जाते हैं। तो मोस्टली ये इनिशियल काउंटर्स पे इस तरह की डिस्प्ले स्क्रीन्स होती हैं। आप अपने एटीएम की भी एग्जांपल ले सकते हैं। मोस्ट ऑफ द एटीएम जो डिस्प्ले दे रहे होते हैं एक मेन्यू के फॉर्म में, वो भी हम उनको टच करके ऑपरेट कर सकते हैं। और कुछ जो हमारे एटीएम्स हैं वो बटन्स के थ्रू ऑपरेट होते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम टच स्क्रीन के थ्रू भी ऑपरेट हो रहे होते हैं। इसके बाद जो डिवाइस हमारे पास अवेलेबल होती है वो आ जाती है जी गेम के हवाले से। आप नॉर्मली आप कोई प्ले स्टेशन खेलें, कोई गेम अपने सिस्टम के साथ, तो जॉयस्टिक के थ्रू किसी गेम पैड के थ्रू आप इनपुट दे सकते हैं अपने सिस्टम को। आपके पास रिमोट्स होते हैं जिसके थ्रू आप अपने डिवाइस को एज अ इनपुट दे सकते हैं। आप नॉर्मली कीबोर्ड से या किसी भी इस तरीके से आप उसको दे सकते हैं इनपुट। बट इस वक्त हम गेम से हवाले से बात करें तो गेमिंग रिमोट्स होते हैं, जॉयस्टिक्स होती हैं, गेमिंग पैड्स होते हैं जिसके ऊपर उनके अपने ही स्पेसिफिक जो है मूवमेंट की बटन्स, उनके अपनी जो भी गेम के हवाले से जो भी परफॉर्म करना होता है गेम में, अगर कोई रेसिंग गेम है कोई दूसरी गेम है तो उसके हवाले से वो बटन्स उस पे अवेलेबल होते हैं, मूव, राइट, लेफ्ट, जंप वगैरह। तो डिफरेंट बटन्स में डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो कर दी जाती हैं और किसी उस बटन को प्रेस करने से जो वो टास्क है वो परफॉर्म कर दिया जाता है। तो ये तमाम चीजें भी एज अ इनपुट डिवाइस के तौर पे काम करती हैं हमारे सिस्टम्स में। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइसेस जो होती हैं, लाइक आपके बारकोड रीडर जो होता है वो, अब आप जाते होंगे डिफरेंट शॉप्स पे जिस पे हम परचेजिंग करते हैं, ग्रोसरी करते हैं, हम अपना जाके काफी सारा सामान जब उनके काउंटर पे रखते हैं, आप देखते हैं विद इन फ्यू मिनट्स हमारा बिल रेडी हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस बारकोड। वो जस्ट सामान पिक करते जाते हैं और बारकोड उसको रीड करता जाता है। वो बारकोड बेसिकली उसमें वो तमाम इंफॉर्मेशन होती है कि ये इसकी
क्या प्राइस है, क्या प्रोडक्ट है, इसका क्या नाम है, वो तमाम चीजें। और अब मोस्टली आप ये चीज देखते हैं कि वहां पर जस्ट वो उसके सामने उस बार कोड रीडर के सामने प्रोडक्ट आता है और वो एक बीप की आवाज आती है और वो एंट्री उसके अंदर चली जाती है। वरना मैनुअली अगर टाइप करने बैठे तो आप देखें जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं वहां पर तो फिर लाइंस ही खत्म ना हो जब बिल कराने जाएं। तो ये बहुत ही एक आसान सी चीज है जिसकी हेल्प से कंप्यूटर में डाटा सेव हो जाता है और उन बार कोड के अकॉर्डिंग ऑलरेडी जो डाटा होता है वो अपडेट होता रहता है। ये एक बार कोड हमारे सामने जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ लाइंस, बारीक और थिक एंड थिन लाइन का कॉम्बिनेशन बनाकर जो है वो बना दिया जाता है। इसमें अब इसमें जो प्रोडक्ट होगी उसकी तमाम डिटेल इसमें एम्बेड कर दी गई है और एक लेजर लाइट के थ्रू इसको रीड किया जाता है और इसकी जो भी इंफॉर्मेशन सेव की गई होती है सिंबॉलिकली वो एक्सट्रैक्ट कर ली जाती है और वो सिस्टम में जो है वो चला जाता है। लाइक अगर कोई सिस्टम ये रीड कर रहा हो कि जो प्रोडक्ट है ये इसकी क्या एक्सपायरी है, ये इसका मैन्युफैक्चरिंग का नाम क्या है, क्वांटिटी क्या है इसमें, और इसके साथ एनी अदर प्राइस क्या है, ये तमाम डिटेल्स इसमें अवेलेबल हो रही होती हैं। इसके बाद हमारे पास इमेज स्कैनर आ जाता है। इमेज स्कैनर क्या करता है कि हमारी कोई भी प्रिंट मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कन्वर्ट कर देता है। आप उसको कोई इमेज देते हैं जो हम हमारे पास कोई भी हार्ड फॉर्म में होता है, स्कैनर उसको कॉपी करके हमारे कंप्यूटर में स्टोर कर देता है और वो उसको जो और फिर हम उसमें अगर इन इन सम मैटर्स अगर हम उसमें कोई चेंज करना चाहते हैं, उसको ईमेल करना चाहते हैं, उसको कहीं अटैच करना चाहते हैं, वो तमाम जो परफॉर्मेंस है वो हम उस पे कर सकते हैं। और इस पे ये जो कुछ सेंसर स्पेसिफिक सेंसर्स होते हैं ये रीड करते हैं उसकी कलर की डेप्थ को देखते हुए कि कहाँ से कौन सा ऑब्जेक्ट कैसे जो है वो बना है और कहाँ से कोई ऑब्जेक्ट शुरू हो रहा है। इसका भी बकायदा एक पूरा प्रोटोकॉल होता है जिसको वो फॉलो करता है, जिसको ये बेसिक कलर्स जो होते हैं रेड, ग्रीन एंड ब्लू, इसको माइंड में रखकर बनाया जाता है। और ये कलर्स जो होते हैं ये इन्हें बेसिक कलर्स इसलिए क्या कहा जाता है क्योंकि इनके कॉम्बिनेशन से कोई भी कलर जो है वो बनाया जा सकता है। तो ये प्राइमरी कलर होते हैं जिनकी हेल्प से जो है कोई भी कलर बनाया जाता है, इसलिए और इनको RGB कलर्स कहा जाता है। और इस ये जो प्रोसेस होता है इसको द प्रोसेस दैट डिस्क्राइब कलर इन दिस मैनर, इस कलर में जो इस प्रोसेस को इन कलर्स को जो डिस्क्राइब किया गया है रेड, ग्रीन, ब्लू को, इसको हम RGB कलर कहते हैं। और ये बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे कि अभी मैंने आपसे कहा कि इमेज को कॉपी करके आपके को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। अब आप उसको स्टोर कर सकते हैं, कहीं मूव कर सकते हैं और उस पे अगर आप उसको कोई किसी किस्म की कोई मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, उसमें एडिशन करना चाहते हैं, कलर्स ऊपर नीचे करना चाहते हैं, अब आपके पास वो ऑप्शन है, अब आप वो काम कर सकते हैं। जी, इसके बाद अगर आप ये वही चीजें कि अगर आप कोई इमेज उसमें ऐड कर लेते हैं तो आप किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से उसके कलर, इमेज, बैकग्राउंड चेंज हो जाते हैं। एडोबी फोटोशॉप की हेल्प से आप काफी बच्चों ने इसका नाम सुना होगा कि ये फोटो एडिटिंग एक ऐप है जिसके थ्रू से बिल्कुल ही एक फोटोग्राफ जो है वो डिफरेंट शेप पकड़ लेती है। तो किसी भी इमेज को की परफॉर्मेंस को एनहांस करना, उसकी विजिबिलिटी को बेहतर करना पॉसिबल हो जाता है जब हम उसको इस प्रोसेस से गुजारते हैं या हम उसको इलेक्ट्रॉनिक उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इफ यू हैव स्कैन्ड ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यू माइट वांट टू यूज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। अगर हम पिक्चर्स की बात कर रहे थे तो वो सिनेरियो था। और अगर हम किसी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं और वो टेक्स्ट जो है वो इमेज फॉर्म में से कन्वर्ट होके टेक्स्ट फॉर्म में आ जाए तो वो जो किया जाता है प्रोसेस उसको हम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन कहते हैं। अब ये किस तरीके से वर्क करता है इस पे भी हम थोड़ा सा गौर करेंगे। ये बेसिकली एक ग्रिड बेस्ड डॉट्स जो ग्रिड बेस्ड होते हैं उस तरीके से वर्क करता है कि अगर कोई करेक्टर लिखा हुआ है, लाइक ये ए लिखा हुआ है आपके सामने,
तो ये एक बना कैसे है, इसको जब हम डीपली चेक करते हैं तो आप देखते हैं कि ये डॉट डॉट करके डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट, रोज एंड कॉलम्स में डॉट्स जो हैं वो लगाए गए हैं, और जब आप एक कंप्लीट शेप देखते हैं तो वो इस तरीके से आपके सामने एक ए दिखता है। तो मतलब कोई जो शेप, जिस शेप के हवाले से कोई करेक्टर बनाया जाता है, उस शेप के हवाले उस तरीके से ही ग्रिड्स पे डॉट लगाए जाते हैं और एक स्पेसिफिक करेक्टर जो है वो बिल्ड हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जी अपना। जी, बिटमैप जो होता है ये किसी भी जो इमेज होता है, इमेज is an image file format that can be used to create and store computer graphics में उसको स्टोर करा देता है। सिंपल वही चीज फिर इधर रिपीट की गई है कि ग्रिड बेस्ड एक डिस्प्ले होता है जिसमें स्पेसिफिक लोकेशंस पे कुछ डॉट की हेल्प से एक करेक्टर जो है वो बिल्ड किया जाता है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। इसमें वही चीज फिर यहाँ पर बताई गई है कि ये जो है ये स्पेसिफिक वर्किंग कैसे कर रही होती है। हर करेक्टर को वो रीड करते हैं डेटाबेस में। जो है वो वर्ड्स जो हैं ऑलरेडी स्टोर होते हैं। अब जैसे देखें, अगर हम कोई भी करेक्टर रीड करते हैं तो वो किसी एक फॉर्मेट में तो नहीं लिखा जाता। अब कोई, अगर आप टी लिखते हैं तो आपके लिखने का तरीका कोई होगा, मैं टी लिखूंगी तो मेरा लिखने का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट होगा, कंप्यूटर उसको थोड़ा सा डिफरेंट अगर टी लिख सकता है। और कंप्यूटर के अंदर तो डिफरेंट वेरिएशंस भी होती हैं, लाइक वो किसी भी टेक्स्ट फॉर्मेट में उसको लिखे तो उसमें उसकी जो शेप है वो चेंज हो सकती है। तो उसमें डेटाबेस में डिफरेंट टाइप के टी, फॉर एग्जांपल हम टी की एग्जांपल ले रहे हैं, तो वो सेव करा दिए जाते हैं, और जिससे मिलता जुलता वो करेक्टर लगता है वो उसको उठा लेता है कि ये करेक्टर इससे बिलोंग करता है। और ये 100% एक्यूरेट इसलिए नहीं होते क्योंकि समहाउ कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, किसी लेटर को वो रिकग्नाइज नहीं कर पाता, या किसी लेटर को गलत रिकग्निशन के थ्रू वो गलत आइडेंटिफाई भी कर सकता है। तो ये इतना 100% नहीं हो सकता परफेक्ट। तो इसकी एग्जांपल यहाँ पर जी से दी गई, जैसे मैं अभी आपसे टी कह रही थी, तो यहाँ पर आप देखें वैरायटी ऑफ जी जो है वो यहाँ लिखे गए हैं, डिफरेंट फॉर्म, कोई बोल्ड है, कोई बारीक है, कोई कैसा है। तो अब यहाँ से जो लेटर भी इस जी से मिलता जुलता होगा उसको लगा कि कोई जी यहाँ पे लिखा गया और वो जी यहाँ से इससे मिल मिल रहा होगा, तो उसके साथ वो मैच करके कहेगा कि ये लेटर ए जी है। और अगर कहीं उसमें रिकग्निशन और वो जी यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो किसी दूसरे करेक्टर से वो मिलता जुलता है, तो वो उसके साथ उसको आइडेंटिफाई कर देगा। तो इस तरह की कोई मिस्टेक हो सकती है। डिस्पाइट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टास्क कंप्यूटर यूज। इसके बाद हमारी ऑडियो, अगर विजुअल इनपुट डिवाइसेस में देखें तो माइक्रोफोन्स आ जाते हैं। माइक्रोफोन में हमारे पास हम देखते हैं कि किस किस तरीके माइक्रोफोन भी एज अ इनपुट के तौर पे हम यूज कर सकते हैं। अगर हमने कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देनी है, अभी आजकल आप यूज करते होंगे किसी भी सर्च के लिए, आप टाइप करने की बजाय आप जस्ट उसके माइक्रोफोन पे अपने मोबाइल पे प्रेस करते हैं और बोलते हैं, और वो उससे मिलता जुलता जो भी रिजल्ट होता है वो आपको डिस्प्ले करा देता है। और अगर आपने टाइप कराना है तो वो उसको टाइप कर देता है। तो इन जो विजुअल इनपुट डिवाइसेस होती हैं वो इस तरीके से आपकी वॉइस को रिकग्नाइज करके उन पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करके कि ये क्या वर्ड बोला गया, ये फिर उसी तरीके से किसी डेटाबेस से ये जो है ये वेरीफाई करते हैं, मैच करते हैं। इधर भी समटाइम्स मिस्टेक्स होती हैं, आप लोगों ने फेस भी किया होगा कि आप कुछ बोलते हैं क्योंकि हमारे एक्सेंट्स में फर्क होता है, कोई किसी एक्सेंट में बात करता है और वो उनके पास जो चीजें स्टोर हैं डाटा वो किसी और एक्सेंट में हो सकती हैं। तो इससे ये फर्क आ जाता है, वेरिएशन बोलने का। हर शख्स के बोलने का अंदाज डिफरेंट है और हर कंट्री में के बोलने के जो लहजे हैं वो भी फर्क है, तो इसलिए इसमें ये फर्क आ जाता है।
इसी में एक और चीज आ जाती है जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस है। ये म्यूजिशियंस या जो भी म्यूजिक इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं वो इसको यूज करते हैं कि इनकी हेल्प से वो कंप्यूटर में इनपुट देते हैं और इससे इनके रिजल्ट्स और म्यूजिक की क्वालिटी और एनहांस होती है। बारीक नोट्स पे वर्क कर सकते हैं, कहीं पे किसी को हाई करना है, किसी नोट को लो करना है, ये तमाम काम वो इस पे इजीली परफॉर्म करते जाते हैं। फिर हमारे पास डिजिटल कैमरा आ जाता है। कैमरा भी इनपुट के तौर पे कि आपने कुछ भी कैप्चर किया तो आपने उसको स्टोर कर लिया। पहले पहले टाइम की बात की जाए तो हमारे पास जो मैनुअल कैमरास थे वो रील्स पे वर्क करते थे और उस पे रोल लगता था, उस पे इमेज आता था, फिर वो जाकर डेवलप होते थे यूं ही में। अब हमारे पास क्या होता है, हम सिंपल एक डिजिटल कैमरे से पिक्चर करते हैं, वो मेमोरी कार्ड अपने सिस्टम पे लगा दें, वो डाटा हमारा हमारे पास आ जाता है। और फिर हम अगर हमने उन फोटोज को चेंज करना है या कहीं ट्रांसफर करना है या उस पे कुछ टेक्स्ट ऐड करना है तो हम इजीली ये तमाम टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डिजिटल कैमरा। सो इट्स ऑल अबाउट दिस। तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट अपने टॉपिक्स के साथ फिर इसको देखेंगे। थैंक यू।